क्रोमैटिन थ्रेड हैं, ये क्या हो जाते हैं, मोटे संघनित हो जाते हैं और मोटे संघनित होकर कुछ इस तरीके की संरचना बना देते हैं, संघनित होकर कुछ इस तरीके की संरचना बना लेते हैं। इन संरचनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स या फिर क्या कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है। ये हर एक जाति में क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। ठीक है, अब हमने कहा कि जो गुणसूत्र है या क्रोमैटिन थ्रेड है, किसके बने हुए हैं, प्रोटीन और डीएनए के बने हुए हैं। प्रोटीन तो आप जानते ही हैं, है ना, डीएनए। इसी के अंदर ये जो पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो के साथ। आज हम अगले चरण में पहुंचेंगे। आज का पार्ट 2 हम आज देखने वाले हैं, पार्ट 3 सॉरी। और इसमें हम इस वीडियो में हम कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम कोशिका का संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने कहा था कि कोशिका को हम 3 भागों में तोड़कर पढ़ सकते हैं, या जब भी हम कोशिका का अध्ययन करते हैं माइक्रोस्कोप में, तो हमको उसके 3 गुण दिखाई देते हैं। कौन कौन से, सबसे बाहरी परत जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। अंदर जो द्रव रूपी संरचना पाई जाती है, कोशिका द्रव्य, जिसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग उपस्थित रहते हैं। उसी में मध्य में, या फिर अगर हम पादप कोशिका की बात करेंगे तो किनारे की तरफ, झिल्ली की तरफ एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम है केंद्रक। ठीक है, इन 3 गुणों के आधार पर हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। कुछ कोशिकाएं, कुछ कोशिकाओं में या कुछ जीवों में कहें कि उनकी कोशिकाओं में एक और बाहरी परत पाई जाती है प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त। ठीक है, चित्र के माध्यम से अगर हम समझें तो सबसे बाहरी परत हमने कहा कि किसकी बनी होती है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ये तो सभी कोशिकाओं में पाई जाएगी। जो सभी कोशिकाओं में जो मुख्य गुण है वो कोशिका झिल्ली ही है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम जंतु कोशिका की बात करें तो मध्य में क्या पाया जाएगा, मध्य में ये केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, और साथ में ये यहाँ पे कुछ द्रव रूपी संरचना, और जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे अंग पाए जाएंगे जिनको कोशिकांग कहा जाता है, और इस द्रव रूपी संरचना को कोशिका द्रव्य कहा जाता है, कोशिका द्रव्य। तो ये 3 गुण हमको दिखाई देते हैं किसी भी कोशिका को अध्ययन करते हुए माइक्रोस्कोप के नीचे। ठीक है, लेकिन कुछ जीव, जैसे कि अगर हम बात करें पादपों की, या फिर कहें कवकों की, या फिर अगर हम कहें जीवाणुओं की, तो ये 3 ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, जीव ऐसे होते हैं जिनमें कोशिका झिल्ली के अलावा एक और अतिरिक्त परत पाई जाती है जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, चित्र के माध्यम से अगर हम समझें तो एक और परत दिखाई देती है कोशिका झिल्ली के बाहर। इसी परत को हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति, या इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ठीक है, इसी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो हमने कहा कि कुछ कोशिकाओं को छोड़कर जो बाहरी परत होती है वो होती है कोशिका झिल्ली। लेकिन कौन से जीव होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, उनके नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा पादप। जो पादप कोशिकाएं होती हैं, पादपों में पाई जाती है सबसे बाहरी परत कोशिका जो भित्ति है वो, है ना, सेल वॉल। तो पादपों में पाई जाती है। दूसरी अगर हम बात करें और किसमें पाई जाती है, जीवाणुओं में पाई जाएगी। जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में पाया जाता है। प्लांट्स में मिलेगा आपको। तीसरे जीव की अगर हम बात करें तो तीसरे जीव कौन से होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं क्या, कवक, या इसको बोला जाता है फंजाई। तो फंजाई में, बैक्टीरिया में और प्लांट्स में प्लाज्मा झिल्ली की अतिरिक्त एक और लेयर पाई जाती है जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। अब ये कोशिका भित्ति का काम क्या है, क्योंकि पादप हो गए, पादप जो है कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, तो इनकी सुरक्षात्मक के लिए एक सुरक्षात्मक आवरण, एक अतिरिक्त सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, जो संरचनात्मक भाग बनाता है पादप कोशिका का। ठीक है, अगर हम इसकी संरचना की बात करें, इन सभी जीवों में जो कोशिका भित्ति है उनका कंपोजिशन अलग अलग है, या हम कहें कि ये अलग अलग पदार्थों के बने होते हैं। जैसे अगर हम पादपों की बात करें तो पादपों में जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज। ठीक है, मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन सेल्यूलोज के अलावा इसमें हेमी सेल्यूलोज भी पाया जाता है।
हेमीसेल्यूलोज भी पाया जाता है, और साथ साथ में इसमें पैक्टिन नाम का एक सब्सटेंस भी पाया जाता है, और प्लस लिग्निन भी पाया जाता है इसमें। ठीक, ये चार मुख्य पदार्थ हैं जो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति को बनाने का कार्य करते हैं। अगर हम जीवाणु की बात करें तो जीवाणु का जो कोशिका भित्ति है वो किसका बना होता है? वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। डीएसएसबी के खासकर एग्जाम्स में या जितने भी टीचिंग एग्जाम्स में आपको ये प्रश्न जो है वो उसमें मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम फंजाई की बात करें, कवकों की बात करें, तो कवक के जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है किसकी? काइटिन की बनी संरचना होती है। तो इन सभी में जो कोशिका भित्ति का जो पदार्थ है वो अलग अलग पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन सभी का जो फंक्शन है वो क्या है? सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करता है ना, स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है कोशिका में। एक मुख्य रूप से अगर हम पादपों की बात करें, पादपों में यह है किसका? सेल्यूलोज का। मुख्य रूप से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सीधे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पादप की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज इसमें आप लिख दें। लेकिन अगर उसमें हेमी सेल्यूलोज भी होता है, पैक्टिन भी होता है, लिग्निन भी होता है, तो भी आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या होगा कि जब हम पादप कोशिका को ऐसे विलयन में डालें जिसकी सांद्रता कोशिका की सांद्रता से ज्यादा हो, है ना, मींस हम बात कर रहे हैं अति परासरण दाबी विलयन की, एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कोशिका में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा से अधिक है ना, ऐसे विलयन को हम लोग अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। ठीक, अब अति परासरणीय दाबी विलयन में जो पानी की सांद्रता होगी वो कैसी होगी? अति परासरणीय दाबी विलयन में पानी की सांद्रता कैसी होती है? पानी की सांद्रता कम होती है अति परासरण दाबी विलयन में, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा? पादप कोशिकाओं में जो पानी उपस्थित है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि कोशिका भित्ति है, और पादप कोशिका में जो पानी जो जल उपस्थित है वो क्या है? उसकी मात्रा ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? अति परासरण दाबी विलयन के कंपैरिजन में। तो क्या होगा कि जब हम कोशिका को ऐसे विलयन में डाल देते हैं तो जल के अणु किस बाहर की ओर गति करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है, जिसकी वजह से जो अंदर का जो जीव द्रव्य है वो संकुचित हो जाता है, यानी कि सिकुड़ने लग जाता है। ठीक है, तो अब ये वाली जो संरचना है वो कैसी रह जाएगी? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालने पे होगा क्या कि हमारा जो पादप कोशिका है वो कुछ इस तरीके से, मान लेते हैं कोशिका भित्ति है और ये संरचना कुछ इस तरीके से रह जाएगी। जो जितना भी पानी था वो क्या हो गया? वो बाहर निकल गया। कहां पे? इस सॉल्यूशन में आ गया। ठीक, इस तरीके से इस विलयन में पहुंच गया है, अति परासरण दाबी विलयन में। ठीक, अब इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? इसी परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कुंचन। क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको बोला जाता है प्लाज्मोलिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखेंगे कि जब भी, है ना, अब अगर आप देखोगे कि अगर ये जंतु कोशिका होता तो क्या होता? जंतु कोशिका होता तो अब ये जीव पूरी तरीके से, ये कोशिका जो है पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। अगर इसको दोबारा से क्या ऐसे विलयन में डाल दें जहां पे पानी की सांद्रता ज्यादा हो, है ना, तो ये फिर से दोबारा अपनी अवस्था में वापस आ जाएगा। लेकिन अगर ये जंतु कोशिका होता तो ये अपनी अवस्था में वापस नहीं आ सकता था, है ना, वो वाइबल ही नहीं रहता। अब कोशिका भित्ति होने की वजह से ये पॉसिबल है ना, इसीलिए हम इसको जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। तो अब आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि क्या होगा यदि पादप कोशिका को अति परासरण दाबी विलयन में डालते हैं। अति परासरण दाबी विलयन में डालने से क्या होगा कि इसका जो जीव द्रव्य है वो कुंचित हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी के अणु जो है जो विलयन है उसमें प्रवेश करने लग जाते हैं, जिससे ये सिकुड़ जाता है, और इस परिघटना को हम जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ये कोशिका भित्ति
की खास बात है कि ये इस कोशिका को मरने नहीं देता, है ना। दोबारा से अगर इसको पानी के अणु और प्राप्त होंगे तो ये दोबारा से रीगेन कर लेगी और फिर से अच्छी तरीके से कार्य करना स्टार्ट कर देती है ना। अगर हम इसको किस में डाल दें, अगर हम इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ऐसे विलियन में डाल दें, याद रखिए कि अब तक हमने इसको किस में डाला था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला था, अति परासरणगामी विलयन में। यदि हम इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें, है ना, हाइपोटोनिक यानी कि अल्प परासरण, अल्प परासरण दाबी विलयन में, अल्प परासरण दाबी विलयन में डाल दें तो क्या होगा, अल्प परासरण दाबी विलयन ऐसे विलयन होते हैं जिनमें जिनमें क्या होता है, अल्प परासरण दाबी विलयन में क्या होगा, जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होगी, कम होगी कोशिका के कंपैरिजन में, है ना। कोशिका के कंपैरिजन में विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होगी, कम होगी, है ना। अगर विलेय पदार्थ की मात्रा कम है तो पानी की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो पानी की मात्रा ज्यादा होने से क्या होगा, उच्च सांद्रता होने से ये जल के अणु कहाँ पे, कोशिका के भीतर प्रवेश करने लग जाते हैं। जब कोशिका के भीतर प्रवेश होगा, ठीक है, ये पादप कोशिका थी, इसके कोशिका भित्ति बना लेते हैं। तो अगर अगर जल के अणु कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, जो कोशिका है वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। कब तक फूलेगी, कब तक फूलेगी, जब तक ये कोशिका भित्ति जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उस कोशिका भित्ति पे दबाव न डाले तब तक, है ना। तब तक पानी जो है एंट्री करता रहेगा, लेकिन इसका फायदा क्या है, ये फटेगा नहीं, ठीक है, पानी फटेगा नहीं, सॉरी इसका जो भित्ति है वो फटेगा नहीं। क्यों, क्योंकि कोशिका भित्ति इसको बाहर से क्या कर रही है, सहारा प्रदान कर रही है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। यही अगर क्या होता, यही अगर जंतु कोशिका होता तो पानी एंट्री करती, प्रवेश करता और साथ में एक टाइम ऐसा आता कि कोशिका को फटना पड़ जाता, है ना, और वो कोशिका खत्म हो जाती। लेकिन इसमें कोशिका जो है वो खत्म नहीं होगी जब तक उसका कोशिका भित्ति जो है वो वाइबल है तब तक, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम हाइपर कोशिका को किसमें, अति परासरण दाबी विलयन में डालते हैं तो जल के अणु उस विलयन की ओर गति करने लग जाते हैं और उसका जीव द्रव्य जो है वो कुंचित हो जाता है। इस घटना को हम जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, है ना। इसमें कोशिकाएं जो है वो मरती नहीं है ना, मृत नहीं होती, दोबारा से अपने शेप को या अपनी आकृति को रीगेन कर सकती है अगर इसको उचित विलयन दोबारा मिल जाए। कि अगर हम बात करें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, कि अगर हम कोशिका को, पादप कोशिका को अल्प परासरण दाबी विलयन में डालते हैं तो, है ना, ऐसा विलयन जिसमें क्या होगा, जिस विलयन में पानी की सांद्रता उच्च होती है किसके, कोशिका के मुकाबले, तो जो पानी है वो कोशिका के अंदर गति करने लग जाता है जिससे कोशिका फूल जाती है। लेकिन कोशिका फटती नहीं है, किसकी वजह से, कोशिका भित्ति के होने से। इसीलिए ये जो कोशिका भित्ति होती है वो बहुत जीवों को, यानी कि इन जीवों को सुरक्षात्मक आवरण प्रोवाइड करती है कुछ इस प्रकार से। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप कोशिका भित्ति की बात करें तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हो जाएगा, पहला कार्य आप बता सकते हैं कि ये एक संरचनात्मक आवरण की तरह कार्य करता है, सुरक्षात्मक आवरण करने का काम करता है, यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा, इसको अगर लिख लो आप लोग, हम क्या लिख सकते हैं, कार्य क्या हो सकता है, तो पहला कार्य हो जाएगा, एक तो सुरक्षात्मक आवरण की तरह कार्य करता है, सुरक्षात्मक आवरण की तरह, ठीक है, सुरक्षात्मक आवरण की तरह, प्रोटेक्शन यानी प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। दूसरा, यह कोशिका के आकार को बनाए रखता है, ठीक है, इसको शेप देता है ना, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना। जैसे जीव द्रव्य कुंचन में हमने क्या देखा था, कोशिका भित्ति अपनी जगह इंटैक्ट है वैसे का वैसे ही, लेकिन इसके अंदर की जो संरचना है वो सिकुड़ चुकी है ना। इसी को हम लोग क्या, प्लाज्मोलिसिस बोल रहे थे। तो दो मुख्य कार्य आप याद रख लें, एक तो सुरक्षात्मक की सुरक्षा प्रोवाइड करता है, दूसरा आकार देता है ना, कोशिका का आकार जो है फिक्स रहता है इसी की वजह से, ठीक है। आई होप आपको कोशिका भित्ति के बारे में संपूर्ण तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम एक क्वेश्चन और इसमें कि अगर हम इसके आविष्कार की बात करें, आविष्कार नहीं, खोजकर्ता की बात करें, तो कोशिका की खोज किसने की थी, तो आप ये भी आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लें कि इसकी खोज का श्रेय जाता है किसको, रॉबर्ट हुक को जाता है, रॉबर्ट हुक। इसने सन 1665 में कोशिका की खोज की थी। सेम रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका भित्ति के बारे में भी सबसे पहले बताया था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे केंद्रक की ओर। अब केंद्रक कोशिका का सबसे प्रमुख
अंग होता है, क्योंकि सभी जितने भी क्रियाकलाप होते हैं कोशिका के अंदर उन सभी को कंट्रोल यानी कि नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? केंद्रक। इस केंद्रक की जो खोज है वो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में इसकी खोज की थी। ठीक है, अब अगर हम इसके ये अकरेंस की बात करें कि पाया कहाँ जाता है, तो जो केंद्रक है, केंद्रक कहाँ पे? केंद्रक सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा। ठीक है, जितने भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उन सभी में पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि कुछ जगहों पर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये अनुपस्थित भी होता है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर हम मैच्योर परिपक्व आरबीसी की बात करें ह्यूमन में, है ना, ह्यूमन में या मानव में जो परिपक्व आरबीसी होते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, यहाँ पे ये अनुपस्थित होते हैं, अर्थात नहीं पाए जाते, केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। ठीक, दूसरी बात, जो पादप में आपने चालनी नलिकाओं के बारे में पढ़ा होगा कि पादप में दो तरीके के ऊतक, है ना, जटिल ऊतक होते हैं, फ्लोएम तथा जाइलम। तो फ्लोएम में जो चालनी नलिकाएं होती हैं, चालनी नलिका कोशिका, जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में भी केंद्रक जो है वो अनुपस्थित होते हैं, दोनों के दोनों में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जहां ये इस तरीके की चीजें पूछे जा सकते हैं कि केंद्रक कहाँ पे अनुपस्थित होता है। एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो अनुपस्थित होता ही होता है, साथ साथ में यूकैरियोटिक कोशिका में, मैच्योर आरबीसीज में, जबकि जब आरबीसीज बनते हैं स्टार्टिंग में आरबीसीज में आपको मिलेगा लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होगा, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाएगा तब केंद्रक जो है अनुपस्थित हो जाता है। आपके इसके बारे में पता होगा, लाल रुधिर कणिकाओं का जो मुख्य कार्य है कि यह ऑक्सीजन को लेके जाने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, चालनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखिए कि फ्लोएम की चालनी नलिकाएं, ये चालनी नलिकाएं कहाँ पे पाई जाती हैं? फ्लोएम में। तो फ्लोएम की चालनी नलिका कोशिकाओं में भी आरबी जो केंद्रक है वो अनुपस्थित होता है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए कि खोज के बारे में आपको समझ में आ गया, केंद्रक कहाँ पे उपस्थित होता है ये आपको समझ में आ गया। ठीक, अगर हम बात करें और किसकी, कि यह सारी उपापचयी क्रियाओं को उपापचयी क्रियाओं को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी रहती हैं सेल के अंदर चलने वाली विभिन्न प्रकार की रसायन प्रक्रियाओं को हम लोग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं, यानी कि उपापचयी जो क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण, है ना, उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? नियंत्रण केंद्रक द्वारा किया जाता है। ठीक है, केंद्रक द्वारा किया जाता है, केंद्रक द्वारा किया जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखें। और क्या, अब ये केंद्रक नियंत्रण करने का काम करता है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास क्या उपस्थित रहता है? आनुवांशिक सूचनाएं। इसके पास सारी की सारी आनुवांशिक सूचनाएं उपलब्ध रहती हैं। ठीक है, सारी की सारी आनुवांशिक सूचनाएं उपलब्ध रहती हैं, जिसके वजह से ये पूरी कोशिकाओं को जो है कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसके पास सारी आनुवांशिक सूचनाएं जो है वो उपलब्ध है। क्यों उपलब्ध है? क्योंकि इन्हीं में, केंद्रक में ही क्या पाया जाता है? आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए उपस्थित रहता है, डीएनए उपस्थित रहता है। ठीक, अब डीएनए के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल से। ठीक, उसमें हम लोग देखने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि केंद्रक क्या है। केंद्रक कोशिका का मुख्य भाग होता है,
जिसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी सन 1831 में। ये कहाँ पे पाया जाता है, तो केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाएगा, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, कुछ को छोड़कर परिपक्व आरबीसी और चालनी नलिका कोशिकाओं में यह अनुपस्थित होता है, और बाकी सभी में यह पाया जाता है, और जीवाणुओं में भी यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह अनुपस्थित होता है। ठीक है, ये सारी कोशिका के अंदर सारी चलने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का कार्य करता है ना। और साथ साथ में अब इसके पास सारी की सारी जो आनुवांशिक सूचनाएं हैं, मीन्स एक कोशिका किस प्रकार से बनेगी, किस तरीके से ऑर्गेनाइज होगी, एक शरीर को कैसा निर्माण करेगी, ये सारी सूचनाएं है ना उस केंद्रक के पास रहती हैं। किसके रूप में, डीएनए के रूप में, जिसको हम आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब हम कोशिका की अब न्यूक्लियस की यानी कि केंद्रक की संरचना का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, संरचना, स्ट्रक्चर देख लेते हैं जरा इसका। तो यदि हम एक केंद्रक की संरचना देखें तो इसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, तो केंद्रक को अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो यह दोहरी झिल्ली का बना हुआ एक संरचना है, मींस यह दो डबल झिल्ली से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो केंद्रक है, तो केंद्रक की संरचना में सबसे बाहर दो परत दिखाई देती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मींस केंद्रक झिल्ली। अब ये जो केंद्रक झिल्ली है वह दो परतों की बनी होती है, आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे बाहरी परत हो जाएगा ये बाहरी परत, और ये आंतरिक परत हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो ये जो परत है, जो लेयर है, वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, अर्थात बीच सतत नहीं है ना, असतत आपको दिखाई दे रही होगी। बीच बीच में से आपको गैप्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना। ये इन गैप्स को या इन छिद्रों को हम लोग केंद्रक छिद्र कहते हैं। क्या कहा जाता है, केंद्रक छिद्र या न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। अब जो भी, अब क्योंकि इसके बाहर क्या है, कोशिका द्रव्य है, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच में जो पदार्थों का जो आदान प्रदान होगा वो इन कोशिका छिद्रों के माध्यम से होने वाला है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो केंद्रक है वो दोहरी झिल्ली का बना हुआ है, और दोहरी झिल्ली क्या है, असतत है, बीच बीच में से आपको इस तरीके से छिद्र लाइक संरचना, छिद्र रूपी संरचना दिखाई देंगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर या केंद्रक छिद्र। ठीक है, केंद्रक छिद्र कहा जाता है जहां पे कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ठीक, दूसरी संरचना, अब इसमें केंद्रक के अंदर अगर आप देखोगे तो केंद्रक के अंदर भी ऐसी द्रव रूपी संरचना पाई जाएगी। ठीक है, इस द्रव रूपी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, या इसको हम लोग बोल सकते हैं केंद्रक द्रव्य। ठीक है, केंद्रक के अंदर में पाया जाने वाला ये जो द्रव रूपी संरचना है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, केंद्रक द्रव्य। अब इस केंद्रक द्रव्य में क्या पाया जाएगा, किस केंद्रक द्रव्य में इस तरीके से धागे जैसी संरचनाएं पाई जाएंगी, जो पूरे केंद्रक में फैली होंगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो धागे आपको दिखाई दे रहे हैं, इन धागों को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन धागे। क्रोमैटिन धागे या क्रोमैटिन थ्रेड कहा जाता है। तो अगला भाग, अगर इसकी संरचना देखेंगे तो न्यूक्लियोप्लाज्म में कोशिका केंद्रक द्रव्य में एक और संरचना पाई जाएगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन थ्रेड। क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमैटिन धागे कहा जाता है। ये जो क्रोमैटिन थ्रेड होते हैं, जो धागे होते हैं, जो क्रोमैटिन पदार्थ है, वो किसका बना हुआ है, प्रोटीन तथा किसका, डीएनए का। मींस डीएनए के अणु जो है वो इसी में पाए जाएंगे।
ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए कि ये जो क्रोमेटिन थ्रेड है, जब कोशिका विभाजित हो रही होती है, ठीक है, जब कोशिका क्या हो रही होती है, विभाजित, जब एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे ये क्रोमेटिन थ्रेड क्या हो जाते हैं, कंडेंस्ड यानी कि संघनित हो जाते हैं, और संघनित होकर मोटे छड़नुमा संरचना बना लेते हैं। इन छड़नुमा संरचना को, ठीक, कब होगा ये, संघनित होकर, ठीक है, ये धागे कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन अर्थात सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम पे, सेल डिवीजन के समय ये संघनित हो जाते हैं, संघनित होकर छड़नुमा संरचना, छड़नुमा संरचना बनाते हैं। इस छड़नुमा संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट संरचना है कि ये जो क्रोमेटिन थ्रेड है, जब कोशिका विभाजित हो रही होती है तो ये मोटे संघनित होकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। और हर एक जाति में, हर जीव के जाति में ये गुणसूत्रों की संख्या फिक्स रहती है। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें तो मनुष्य जाति में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो कितनी रहती है, 46 या 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर आप संरचना देखोगे तो हमने कहा कि ये जो क्रोमेटिन थ्रेड हैं, ये क्या हो जाते हैं, मोटे संघनित हो जाते हैं, और मोटे संघनित होकर कुछ इस तरीके की संरचना बना लेते हैं, संघनित होकर कुछ इस तरीके की संरचना बना लेते हैं। इन संरचनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स, या फिर क्या कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है। ये हर एक जाति में क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, ठीक है। अब हमने कहा कि जो गुणसूत्र है या क्रोमेटिन थ्रेड है, किसके बने हुए हैं, प्रोटीन और डीएनए के बने हुए हैं। प्रोटीन तो आप जानते ही हैं, है ना, डीएनए, इसी के अंदर ये जो पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म आपको पता होगी, डीऑक्सी, हिंदी में लिख देते हैं इसको, डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है आपके, ठीक है। डीएनए राइबो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवांशिक पदार्थ बोला जाता है। इसी डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवांशिक, आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ। इस आनुवांशिक पदार्थ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी में पूरी कोशिका को निर्माण करने का, उसको ऑर्गेनाइज करने का पूरा इंफॉर्मेशन इसी के पास रहता है। ये सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का भी कार्य करती है, इसीलिए इसको आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। इस आनुवांशिक पदार्थ के बारे में पूरी डिटेल से एक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का एक मॉडल दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स की संरचना होती है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके के बने होते हैं, है ना, दोहरी डबल स्टैंड के बने होते हैं, कुछ इस तरीके की संरचना, जो कहाँ पे, इसी में प्रेजेंट होती हैं, जो गुणसूत्रों में उपस्थित होती है, ठीक। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी में अगर हम बात करेंगे कि अब डीएनए किसी एक सेल में, है ना, एक कोशिका की अगर हम बात करें तो एक कोशिका में लगभग लगभग कितने, लगभग 2.2 मीटर लंबा डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, ठीक है। एक कोशिका में अगर हम बात करें तो एक कोशिका में लगभग कितना, 2.2 मीटर लंबा डीएनए पाया जाता है। और आपको पता है कि केंद्रक बहुत छोटी संरचना है, ठीक है। अब पूरे डीएनए मॉलिक्यूल में, पूरे डीएनए मॉलिक्यूल में या पूरे डीएनए में इंफॉर्मेशन तो होगी नहीं, है ना, इंफॉर्मेशन तो पूरे डीएनए में तो नहीं होगी, कुछ कुछ जगहों पे ही इंफॉर्मेशन होगी, 2.2 मीटर लंबा जो है, ठीक। अब जहां पर भी सूचनाएं निहित हैं, मान लो कि इस पर्टिकुलर जगह पे सूचनाएं निहित है, इस पर्टिकुलर जगह पे सूचनाएं निहित है, इस पर्टिकुलर जगह पे सूचनाएं निहित है, इसी क्रियात्मक भाग को, डीएनए के इस क्रियात्मक भाग को, क्रियात्मक भाग को जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीन। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्रियात्मक भाग को जीन कहा जाता है,
एक बार फिर से समझ लें कि हमने क्या कहा कि अगर हम केंद्रक की संरचना देखें तो सबसे बाहर झिल्ली पाई जाती है जिसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं, जिसकी संरचना जो हमने प्लाज्मा झिल्ली पढ़ी है ना, सेम संरचना उसकी है। ठीक, अब ये झिल्ली जो है असतत है, इसको छिद्र रूपी संरचना बनाते हैं जिसको हम लोग केंद्रक छिद्र कहते हैं। ये वो छिद्र हैं जहां से कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच में, है ना, विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है। और इसके बीच में जो द्रव रूपी संरचना है जिसको हम लोग केंद्रक द्रव्य बोलते हैं या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या पाया जाएगा, धागे जैसी संरचना पाई जाती है। इसी धागे जैसी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड। ठीक है, या क्रोमैटिन धागे कहा जाता है, जो किसके बने होते हैं, प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं। यही क्रोमैटिन धागे जब कोशिका विभाजित हो रही होती है तब ये कंडेंस्ड होकर, संघनित होकर छड़नुमा संरचना बना लेते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं, है ना। क्रोमोसोम इस तरीके से क्या गुणसूत्र का निर्माण कर लेते हैं। ये गुणसूत्र की संरचना है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये गुणसूत्र कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। हर एक जाति में गुणसूत्रों की संख्या फिक्स रहती है। जैसे मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहती है, 46 गुणसूत्र रहते हैं। अगर हम मटर के पौधे की बात करें तो उनमें कितना रहता है, उनमें रहता है 14, है ना। ऐसे ही अगर हम बात करें लंगूर की तो लंगूर में कितने रहते हैं, 48। ऐसे ही हर एक जीव में क्रोमोसोम्स के नंबर जो है वो कैसे रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, है ना। गेहूं की बात करें तो गेहूं में भी कितने रहते हैं, अगर आपको याद हो, है ना, 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना। इस तरीके से सभी जीवों में ये क्या है, फिक्स है। ठीक, यही इसके अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए, और डीएनए को ही हम आनुवंशिक पदार्थ बोलते हैं। संरचना किसने दी थी, वॉटसन एंड क्रिक नाम के दो वैज्ञानिक ने इसका मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसका जो कि हर जगह पे व्याप्त है ना। अब एक कोशिका के अंदर लगभग कितना, 2.2 मीटर लंबा डीएनए पाया जाता है। और डीएनए में क्या इंफॉर्मेशन छुपी हुई है कि जीव किस तरीके से कार्य करना है ना, क्या चीज बनेगी, कौन सा प्रोटीन बनेगा, वो सारा इसमें इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमने कहा कि पूरे डीएनए में इंफॉर्मेशन ना हो करके डीएनए में कुछ कुछ खंडों पर, है ना, कुछ कुछ पार्ट्स पर क्या पाए जाते हैं, इंफॉर्मेशन पाए जाते हैं। उसी के क्रियात्मक भाग को ही हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आई होप यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, फिर दोबारा चलते हैं केंद्रक की ओर संरचना में। तो केंद्रक के संरचना में एक और चीज पाई जाती है, कुछ इस तरीके की संरचना यहाँ पे, है ना। एक कंडेंस्ड फॉर्म में आपको दिखाई देगा। इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इस भाग को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस या केंद्रिक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रिक, ठीक, या न्यूक्लियोलस। तो चौथा भाग इसका हो जाएगा जिसका नाम है न्यूक्लियोलस या केंद्रिक। अब ये क्या है, अब ये ऐसी संरचना है जहां पर ये किसका बना हुआ है, मुख्य रूप से आरएनए का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, आरएनए का बना होता है। न्यूक्लियोलस किसका बना होता है, आरएनए का बना होता है। आरएनए और बहुत सारे प्रोटीन्स और पाए जाते हैं इसमें, तो आरएनए का बना होता है। अब आरएनए डीएनए की तरह ही एक मैसेंजर मॉलिक्यूल्स होता है, एक अणु है, एक केमिकल अणु है, या हम क्या बोल सकते हैं, एक रासायनिक अणु है, जिसका काम क्या है, जिसका काम प्रोटीन निर्माण में सहायता प्रदान करना। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है। ठीक है, बिना आरएनए के जो है प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो नहीं हो पाता। ठीक है, तो आरएनए ही है जो क्या करता है, कोशिका द्रव्य में जाकर क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो केंद्रक की संरचना अगर देखेंगे तो केंद्रक की संरचना में सबसे बाहरी झिल्ली क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म अंदर का केंद्रक द्रव्य, तीसरा हो जाएगा क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमैटिन धागे, है ना, ये वाली संरचना क्रोमैटिन थ्रेड, और फिर न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिक। ये कुछ इस तरीके की संरचना हो जाएगी। ठीक, आई होप आपको केंद्रक की पूरी संरचना जो है वो समझ में आ गई होगी। और इसके कार्य अगर आपसे पूछा जाए तो कार्य आप क्या बताएंगे इसका, तो कार्य क्या है, सारी मेटाबॉलिक एक्टिव सेल, कोशिका के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को यही कंट्रोल कर रहा है ना। तो प्रधान आप ऐसा बोल सकते हो कि कोशिका का जो प्रधान है, जो मुखिया है, वो कौन है, केंद्रक है। ठीक,
समझ में आ गया। और आनुवांशिक पदार्थ, इसी के पास आनुवांशिक पदार्थ भी होता है, ठीक, यही रखता है। अब एक और चीज इसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है वो क्या है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो जो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है वो केंद्रक के अलावा और कहाँ पाया जाता है, ठीक, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आइए उसका नाम भी लिख लेते हैं हम लोग। तो हमने कहा कि जो डीएनए है वो डीएनए कहाँ पे पाया जाता है, तो डीएनए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए पाया जाएगा कहाँ पे, केंद्रक में पाया जाता है। मुख्य रूप से जो डीएनए है वो कहाँ पे मिलेगा, केंद्रक में मिलेगा, ठीक, सीधा सवाल। केंद्रक में जो डीएनए पाया जाता है वही सारी चीजों को क्या करने वाला है, कंट्रोल करने वाला है। लेकिन इसके अलावा भी कोशिका में और कोशिकांग होते हैं, कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनके पास खुद का डीएनए पाया जाता है, वो भी आप लोग याद रख लें। तो डीएनए जो है केंद्रक के अलावा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और साथ साथ में हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, इन दोनों में अपना डीएनए पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए इन दोनों अंगों को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे सेल ऑर्गेनेल का नाम बताइए जिसमें खुद का डीएनए पाया जाता है, तो नाम याद रखेंगे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, जिसको क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है। याद रखना, इसको तो आप जानते ही होंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए पाया जाता है, ठीक है। और एक चीज और आप याद रख लें कि जो बैक्टीरिया है ना, यद्यपि बैक्टीरिया की संरचना हम लोग देखेंगे, लेकिन एक बैक्टीरिया सेल को अगर आप देखो तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, उसमें सेल वॉल पाया जाता है और क्या पाया जाएगा, और प्लाज्मा झिल्ली कुछ इस तरीके से पाई जाती है। अब इसके पास जो केंद्रक तो होता नहीं है, केंद्रक अनुपस्थित होता है, तो इसका जो डीएनए है वो इस तरीके से प्लाज्मा झिल्ली के पास पाया जाता है, ठीक, इसका डीएनए। लेकिन इसके अलावा इसके पास एक और अतिरिक्त डीएनए होता है जो कि सर्कुलर डीएनए होता है, कुछ इस तरीके का। क्या कहा हमने कि जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, उसके पास अपना अनुवांशिक पदार्थ तो है ही, अनुवांशिक पदार्थ के अलावा कुछ छल्ले जैसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, छल्ले जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि बैक्टीरिया में एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ये डीएनए कैसा रहता है, सर्कुलर, याद रखिएगा, सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है जो कि दोहरी झिल्ली का बना होता है, यानी कि दोहरी इस तरीके से बना हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। तो अतिरिक्त केंद्रक के अलावा, है ना, मुख्य डीएनए के अलावा कोशिका में और भी डीएनए पाए जाते हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, और बैक्टीरिया में प्लाज्मिड का नाम जरूर याद रख लें। तो ये 3 जगह है जहां पर ये इस तरीके की चीजें पाई जाती हैं। कि डीएनए से एक चीज और आपको याद रखनी है कि आपसे पूछा जाए, जो डीएनए है वो 2 तरीके के हो सकते हैं। डीएनए कितने, 2 तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है लीनियर डीएनए और दूसरा हो सकता है सर्कुलर डीएनए, ठीक। जो मुख्य डीएनए है ना, जो लीनियर डीएनए है वो कहाँ पे पाया जाता है, वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। याद रखेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका में लीनियर तरीके का डीएनए, यूकैरियोटिक कोशिका में लीनियर तरीके का डीएनए पाया जाता है, जबकि सर्कुलर डीएनए आपको कहां पे मिलेगा, प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए है वो कैसा है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, इन दोनों में भी जो डीएनए है वो कैसा है, सर्कुलर, ठीक है। सर्कुलर डीएनए याद रखेंगे, सर्कुलर डीएनए जिसका एक एंड और दूसरा एंड, है ना, आसपास होंगे इस तरीके से, है ना, ये हो जाएगा। यूकैरियोटिक कोशिका में ये वाला एंड हो गया और एक एंड दूसरा हो गया, ये इस तरीके के डीएनए को हम लीनियर डीएनए। अब सर्कुलर डीएनए का मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से गोल होगा, है ना, पूरी तरीके से गोल, इसका मतलब ये नहीं सर्कुलर डीएनए होगा, इसके 2 एंड जो है वो आसपास होने चाहिए, कुल मिला के मिले होने चाहिए, पहला एंड, अंतिम हेड और टेल जो है दोनों एक साथ होने चाहिए। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।
हमारी शरीर में, हमारे शरीर की कोशिकाओं में किस तरीके का डीएनए है, लीनियर डीएनए की सर्कुलर डीएनए, तो आंसर हो जाएगा लीनियर डीएनए। पादप कोशिका में किस तरीके का डीएनए है, लीनियर डीएनए, लेकिन किसको छोड़कर, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक को छोड़कर सभी डीएनए कैसे होते हैं, लीनियर डीएनए होते हैं। बैक्टीरिया में कैसा डीएनए होता है, तो क्या बताएंगे, सर्कुलर डीएनए होता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमने आज केंद्र की संरचना और साथ साथ में कोशिका भित्ति की संरचना का अध्ययन हमने कर लिया है। यहीं से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं कि डीएनए जीन कहाँ पे उपस्थित होते हैं, गुणसूत्र क्या होते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड में क्या अंतर होता है, गुणसूत्र किसके बने होते हैं, जरूर याद रखें, है ना, प्रोटीन और किसके बने होते हैं, डीएनए के। ठीक है, तो इसके बाद हम कोशिका द्रव्य में पढ़ेंगे और विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, और जो भी प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं या 9th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको, है ना, इसको आप शेयर भी कर सकते हैं साथ साथ में। तो वीडियो को देखते रहें और लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। थैंक यू एवरीवन।